नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। बाबा साहब की बातें अगर करने पे आएँ तो ये मुझे लगता है सारा जीवन बीत जाएगा। लेकिन कुछ बातों को हम कोशिश करते हैं कि एसएम न्यूज़ के माध्यम से दिखाई जाए। तो उसी विषय पे आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं वीरेंद्र सिंह जी। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी को मेरा जय भीम, नमस्कार। जी। वीरेंद्र जी, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक वोट का अधिकार दिया। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पार्लियामेंट की तरफ एक इशारा भी दिया, वह भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन ये सब चीजें करने के बावजूद भी बाबा साहब ने एक पार्टी बनाई, उसकी क्या आवश्यकता थी और उस पार्टी का नाम था आरपीआई। क्या जरूरत थी उसको बनाने की और क्यों उन्होंने ये बनाई और आज ये पार्टी क्या कर रही है वह भी हमें बताएं। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आज के परिप्रेक्ष्य में खास करके जो राजनीतिक उथल-पुथल हो रही है इस देश में, जी। तो बाबा साहब एक तो अ, जो बाबा साहब ने एक फ़ॉर्मूला दिया था पूरे जीवन के निचोड़ के आधार पे, उन्होंने जी। कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज़ द मास्टर की बाय व्हिच जी। यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। कि जी। राजनैतिक सत्ता वो चाबी है जिससे हर समस्या का ताला खोला जा सकता है। और जी। ये सिर्फ बाबा साहब ने कहा ही नहीं, बाबा साहब ने किया भी, करने की कोशिश की। और इसके लिए बाबा साहब ने आरपीआई बनाने की परिकल्पना की थी और 30 सितंबर 1956 को दिल्ली में बाबा साहेब की अध्यक्षता में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन जो पहले पार्टी थी उसकी कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी और उसमें ये तय किया गया था कि शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को भंग करके और रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया जाए। ये निर्णय लिया गया था इसमें प्रस्ताव में। और इसका उद्देश्य था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि देश में कांग्रेस के विकल्प के तौर पर आरपीआई के गठन का सपना बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का था। तो इस आने वाले चुनाव में जब ये चुनाव आने वाला था, तो बाबा साहब ने इस उद्देश्य से कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के विरोध में एक संयुक्त मोर्चा, एक गठबंधन बनाया जाएगा। खास करके उस समय राम मनोहर लोहिया जी की भी सोशलिस्ट पार्टी थी, उससे मिलकर के ये बनाया जाएगा। और उस समय रिपब्लिकन पार्टी की नींव रखने की बाबा साहब ने मीटिंग की थी। पार्टी का प्रारूप तैयार किया गया था जिसको खुला पत्र नाम दिया गया था। पार्टी के घोषणा पत्र में बाबा साहब ने संविधान के समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित व्यवस्था जो थी, इसको पार्टी का घोषणा पत्र माना था। और बाबा साहब इस पार्टी को कैडर बेस्ड पार्टी बनाना चाहते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए उन्होंने बम्बई में दादर में जो था 1 जुलाई 1956 को रिपब्लिकन पॉलिटिकल प्रशिक्षण केंद्र की प्रारंभ किया था। और प्रशिक्षण कार्यशाला की जिम्मेदारी जो थी शांताराम शंकर रेगे को सौंपी गई थी। और इन्होंने इसमें यह था कि भाई जो पहले आरपीआई में आएगा वो पहले वहां ट्रेनिंग करेगा, प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रशिक्षण लेगा, उसके बाद राजनीति में आएगा। और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर रिपब्लिकन पार्टी को सर्वहारा की पार्टी, सर्व समाज की पार्टी बनाना चाहते थे, जो सभी भारतीयों का मिशन का सपना देखा था आरपीआई के तहत बाबा साहब ने। लेकिन ये बाबा साहब का सपना सपना रह गया। ये सब कुछ करते हुए 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब जो है नागपुर में धर्मांतरण करने के बाद 6 दिसंबर 1956 को इस दुनिया से चले गए। तो जो बाबा साहब का सपना था वो लगभग अधूरा रह गया। इससे पहले बाबा साहब ने इसकी पृष्ठभूमि समझना चाहिए कि बाबा साहब ने आरपीआई क्यों बनाई थी, आरपीआई के गठन की क्यों रूपरेखा रखी थी, ये भी जानना आवश्यक है। क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो पहले तो जो संविधान सभा में जाने की बात थी, तो संविधान सभा में जाने के लिए एक शर्त रख दी थी कांग्रेस एंड कंपनी ने, गांधी एंड कंपनी ने, कि जो पार्लियामेंट का इलेक्टेड मेंबर होगा वही संविधान सभा का मेंबर बनेगा। और उस समय बाबा साहब का पार्लियामेंट में इलेक्ट होना बहुत मुश्किल था। तो ये काम
जोगेंद्र नाथ मंडल ने बाबा साहब को सहायता करके वहां से चुनाव जितवाया था। तो बाबा साहब संविधान सभा में पहुंचे थे। जब संविधान सभा में पहुंचे तो इन्होंने उस क्षेत्र को पाकिस्तान में दे दिया। वो बाबा साहब पाकिस्तान की असेंबली में पहुंच गए तो बाबा साहब ने शिकायत की। फिर अंग्रेजों ने कांग्रेस एंड कंपनी को कहा कि अगर आप बाबा साहब को संविधान सभा में नहीं भेजेंगे तो हम हमसे आजादी देने वाले नहीं हैं। तब कांग्रेस ने बंबई से सीट खाली करके बाबा साहब को चुनाव जितवा के भेजा था। उसके बाद 1952 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ था। तो उस जनरल इलेक्शन में बाबा साहब चुनाव लड़े थे। तो बाबा साहब का जो पीए हुआ करता था कजरोलकर, कांग्रेस ने वो तोड़ करके बाबा साहब के खिलाफ चुनाव उसे लड़ाया था और बाबा साहब को हरा दिया था। उसके बाद 1954 में एक बाई इलेक्शन हुआ था। तो भंडारा से बाबा साहब चुनाव लड़े थे। वहां से एक बोरकर नाम के शूद्र को बाबा साहब के सामने खड़ा करके कांग्रेस ने बाबा साहब को पुनः हरा दिया। और इस काम में नेहरू खुद कई बार चुनाव प्रचार के लिए गया था ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बाबा साहब चुनाव ना जीत सके। तो 1954 में जब बाबा साहब दोबारा चुनाव हार गए तो बाबा साहब बहुत हताश और निराश हुए। इसी समय उत्तर प्रदेश के 3 लोग थे, वो बाबा साहब के आए। वो ओबीसी समाज से ताल्लुक रखते थे और उसमें राम सहाय पासी थे और गौरी शंकर पाल, और एक थे इसमें चौरसिया, शिवदयाल सिंह चौरसिया। ये तीनों एडवोकेट थे। ये बाबा साहब के पास आए और इन्होंने बाबा साहब को कानपुर में बुलाया और कानपुर में एक सभा की और बाबा साहब को ये कहा कि ओबीसी समाज आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। और उसके थोड़े दिन बाद लखनऊ में एक बहुत बड़ी करीब 5 लाख लोग इकट्ठे ओबीसी के करके इन तीनों लोगों ने बाबा साहब को बुलाया लखनऊ में और ये भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ हैं, ओबीसी समाज आपके साथ है। तो इससे पहले बाबा साहब ने जो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाई थी, तब बाबा साहब को लगा था कि ये शेड्यूल्ड कास्ट नाम बदल के एक ऐसा नाम रखा जाए ताकि जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी और सभी समाज के लोग जिसमें आ सकें। तब बाबा साहब ने वहीं से सोचना शुरू कर दिया था और उसके बाद 1956 में ये फैसला किया गया था, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को भंग किया गया था। तो बाबा साहब को इससे जानने से पहले बाबा साहब की पृष्ठभूमि थोड़ी सी जानेंगे कि राजनीति बाबा साहब ने कब और कैसे शुरू की थी। तो सबसे पहले तो 1926 में बाबा साहब बंबई विधानसभा परिषद के सदस्य जो थे नॉमिनेट किए गए थे। उसके बाद 1930 में ऐसा कहा जाता है लेकिन कहीं कंफर्म नहीं है कि बाबा साहब ने एक और दूसरी पार्टी बनाई थी इसके बीच में, जिसका नाम था डिप्रेस्ड क्लासेज फेडरेशन। हालांकि उसका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन बाबा साहब ने फिर 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी, क्योंकि बाबा साहब लेबर के लिए काम कर रहे थे, जो मजदूरों के लिए काम कर रहे थे। तो मजदूरों के हित के लिए उन्होंने लेबर पार्टी के नाम से स्थापना की थी, जिसका मकसद था कि सभी देश के मजदूरों को इकट्ठा करके और उसमें ब्राह्मणवाद और जातिवाद को खात्मा करने की काम करने का सोचा था। उसके बाद बाबा साहब ने जब लेबर पार्टी की सफलता मिली तो फिर बाबा साहब ने जो शेड्यूल्ड कास्ट 1932 में जो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब जो बनाए थे, उनको इकट्ठा करके बाबा साहब ने 1936 में 1936 में बाबा साहब ने 15 अगस्त 1936 को जो थी स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी। और उसके बाद बाबा साहब ने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाई थी। और जो स्वतंत्र मजदूर पार्टी जो बाबा साहब ने बनाई थी, उसमें एक राजनीतिक पार्टी थी और बंबई में प्रांत में विधानसभा के चुनाव में 1937 में बहुत भारी उनको एक सफलता मिली थी। और उसके बाद बाबा साहब ने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाई थी। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन
से बाबा साहब ने काफी कुछ काम किया था शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन में। और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के बाद बाबा साहब ने फिर आरपीआई बनाई थी, जो मैंने बताया आपको। तो आरपीआई बनाने से पहले बाबा साहब चले गए, लेकिन उसके बाद 3 अक्टूबर 1957 को जो बाबा साहब के अनुयायी थे, बाबा साहब के साथ जो काम कर रहे थे, जो कुछ शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन में भी थे, वो लोग, उन्होंने मिलकर के पार्टी का गठन किया, जिसके प्रथम अध्यक्ष बने थे एन शिवराज, जो मध्य प्रदेश से थे। और उसमें उपाध्यक्ष थे एडवोकेट बाबू हरिदास जी, बैरिस्टर, और दूसरे थे बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागड़े चंद्रपुर के थे। इनके सदस्यों में दादा साहेब गायकवाड़, बीसी कामले, आरडी भंडारे, दत्ता कुट्टी मैसूर, सीएम आरमुगम मैसूर, ईश्वरी बाई आंध्र प्रदेश, चमन लाल पंजाब, और जैसे बहुत सारे ये नेता पूरे देश से थे। मतलब बाबा साहब का विजन था कि इसको राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे, और पूरे देश के लोगों को, इसलिए ये सब अलग अलग प्रांतों से ये जो नेता इकट्ठे हुए थे, ये बने थे। तो 1957 में पार्टी का गठन हुआ, और 1957 में गठन के बाद पार्टी ने काम शुरू किया, और काम शुरू करने के बाद मात्र 5 साल के बाद पार्टी में बिखराव शुरू हो गया। और बिखराव जब शुरू हो गया तो 1962 में पार्टी के 2 टुकड़े हो गए। एक पार्टी का नाम रखा दुरुस्त पार्टी, दूसरी नादुरुस्त पार्टी, के 2 गुट बन गए। और इससे पहले आरपीआई ने कांग्रेस की जो थी विपक्षी दल के रूप में पूरे देश में करीब 2.83% वोट मिले थे, और लोकसभा की 10 सीटें कामयाब रही थी, 10 सीटों पे। लेकिन जब मनमुटाव हुआ तो 1962 में जो सफलता मिली थी, उसके बाद दोबारा कभी नहीं दोहराई जा सकी। और ये पार्टी ने पूरे देश में चुनाव लड़ा था। इसका आधार केवल महाराष्ट्र नहीं था, महाराष्ट्र भी था, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन सभी में जो थी पार्टी की प्रबल दावेदारी थी। और उत्तर प्रदेश में भी पार्टी की जड़ें बहुत मजबूत बनी थी। यहाँ पार्टी की नींव रखने वालों में छेदीलाल साथी प्रमुख थे। छेदीलाल साथी केवट जाति से ताल्लुक रखते थे। वो पहले कांग्रेस में रहे थे, कांग्रेस पार्टी में काम किया था, और गोविंद वल्लभ जब मुख्यमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री के साथ उन्होंने टाइपिस्ट थे, उनके सेक्रेटरी रूप में काम किया। पर जब बाबा साहब से मुलाकात हुई तो बाबा साहब से प्रभावित होकर वो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन में शामिल हुए थे। और जब उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी बनी तो वो पहले उत्तर प्रदेश के रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष बने थे। और 1964 में पार्टी जो थी रिपब्लिकन पार्टी एक जाटव समाज की पार्टी बन के कही जाने लगी, और अन्य पिछड़ा वर्ग धीरे धीरे उनसे गठजोड़ हुआ, लेकिन वो कमजोर होता गया। 1961 में अलीगढ़ में दंगे हुए तो मुस्लिम काफी कांग्रेस से नाराज हुए। तो उस समय यहाँ बीपी मौर्य का नेतृत्व था, तो बीपी मौर्य के नेतृत्व में पार्टी ने काफी कुछ बढ़त पाई, काफी समाज के लोग इससे प्रभावित हुए, जुड़े। और जो बीपी मौर्य थे वो चुनाव भी जीते, यहाँ से लोकसभा चुनाव जीत करके बीपी मौर्य यहाँ से चुनाव जीते थे अलीगढ़ सीट से। और बीपी मौर्य ने काफी संघर्ष किया यहाँ। इधर जब ये 1948 में बहुत सारे जो काम किए थे, जो दूसरे इसमें संघर्ष किए थे, पहले आरपीआई उसमें शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन में भूमि सुधार वगैरह की बहुत सारी बातें रखी गई थी। तो इसके बाद पार्टी धीरे धीरे, सबसे पहले महाराष्ट्र में बिखराव हुआ। 1965 में आते आते बीसी कामले ने रिपब्लिकन पार्टी दुरुस्त बनाई, दादा साहेब गायकवाड़ ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। इसका खामियाजा 67 के लोकसभा में भुगतना पड़ा, और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 सीट जीत सकी, और बाकी कहीं भी कोई सीट नहीं आई। तो सब शुरुआत में समाजवादी पार्टी के जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे,
तो वो संयुक्त विधायक दल का गठन किया गया था, जो बाबा साहब की सोच थी, और रिपब्लिकन पार्टी उसमें प्रमुख थी। तो हरियाणा में पार्टी सरकार में सहयोगी रही थी, लेकिन ये जो संयुक्त विधायक दल बना था, जो गठबंधन हुआ था, वो 2 साल में खत्म हो गया और वो फिर नुकसान होने लगा। और महाराष्ट्र में जहां पार्टी की शुरुआत हुई थी, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पार्टी की खराब हासिल हुआ, और गायकवाड़ गुट जो था कांग्रेस के साथ चले गए, आर.एस. गवई हमेशा कांग्रेस के साथ रहे, जो विधान परिषद रहे, सभापति रहे, राज्यसभा में रहे, राज्यपाल बने। उसके बाद 1969 में राजा भाऊ खोबरागड़े ने अपना गुट का नेतृत्व संभाला। अम्बेडकर, जो बाबा साहेब के जो बेटे थे प्रकाश राव अम्बेडकर, ने अलग पार्टी बनाई, और 1970 तक रिपब्लिकन पार्टी, गवई, कामले, खोबरागड़े, भैया, ऐसे बहुत सारे लोग, इनको चुनावों में खामियाजा भुगतना पड़ा, और पूरे देश में सिर्फ एक पार्टी, एक वो जो थी सीट जीती। तो जो रिपब्लिकन पार्टी, जो बाबा साहब सर्व समाज की पार्टी बनाना चाहते थे, वो बनाना चाहते थे, आदिवासियों की, मजदूरों की पार्टी बनाना चाहते थे, लेकिन ये पार्टी केवल अनुसूचित जाति और खास करके महाराष्ट्र में महार और उत्तर प्रदेश में चमार और जाटवों की पार्टी बन के रह गई। और बीपी मौर्य, जिन्होंने के जाटव गठजोड़, जाटव और मुस्लिम गठजोड़ करके पार्टी को मजबूत किया था, वो भी कांग्रेस में चले गए। तो जो चुनाव, जो लोग थे जो साथ में हुए थे, जो सबसे पहले जो गए आर.डी. भंडारे थे, उन्होंने कांग्रेस में गए, वो कांग्रेस में मुंबई के अध्यक्ष बने। दादा साहेब गायकवाड़ थे, वो जो था समर्थन करते करते 1966 में कांग्रेस में शामिल हो गए और राज्यपाल वगैरह बनते रहे। तो जो दादा साहेब रूपवते थे, आर.सी. भोले भी उनके साथ कांग्रेस में चल गए। एक दूसरे नेता थे पी.एन. राजभोज, वो भी महाराष्ट्र के चमार जाति के नेता थे, वो भी 1940 में बाबा साहब के साथ लोकसभा जीते थे, वो भी बाबा साहब को छोड़ के 1955 में कांग्रेस में चले गए। उत्तर प्रदेश में ये हुआ। जो बीपी मौर्य थे, संघप्रिय गौतम थे, वो भी छोड़ करके कांग्रेस और बीजेपी में चले गए। कहने का मतलब ये है कि जितने जो नेता थे और ये बाबा साहब के साथ चलते थे और अपने आप को बाबा साहब का फॉलोअर मानते थे, बाबा साहब का अनुयायी मानते थे, इन सब लोगों ने पार्टी को जो था कांग्रेस के हाथों गिरमी रख दिया। खास करके आर.एस. गवई भी रिपब्लिकन पार्टी, हमेशा कांग्रेस के साथ दूसरे नंबर पे रहे। तो इस तरीके से ये जो चुनाव शुरू हुआ, ये क्यों गए? अब सवाल ये है कि बाबा साहब ने इंडिपेंडेंट लेबर बनाई, 1942 में ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई और बना करके चलाई और अच्छी प्रगति की। लेकिन ये जो लोग थे, बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब के फॉलोअर थे, ये जब इनकी भाव बढ़ गए, तो जो बाबा साहब ने कहा था पूना पैक्ट के चमचे, ये सब एक एक करके बिक गए। किस लिए बिक गए? कोई एक एमएलए की सीट के लिए, कोई एक एमपी बनने के लिए, कोई राज्यसभा में जाने के लिए, कोई राज्यपाल बना, कोई कुछ बना। तो ये अपना पेट भरने के लिए सारे के सारे एक एक करके बिक गए। और बाबा साहब ने जो सपना देखा था, बाबा साहब के सपने को चकनाचूर कर दिया बाबा साहब के लोगों ने। तो ये बहुत बड़ी विडंबना रही कि जिन बाबा साहब ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया इन लोगों के लिए, और इन लोगों ने केवल और केवल अपना पेट भरने के लिए बाबा साहब को धोखा दिया, बाबा साहब के मिशन को धोखा दिया। तो अब सवाल आता है कि ये तो पार्टी के टुकड़े हुए, और आज शायद 50 से ज्यादा टुकड़े रिपब्लिकन पार्टी के पूरे देश में हैं। इसके बाद कांशीराम साहब की भूमिका आती है। कांशीराम साहब ने 1965 में नौकरी छोड़ी और 1965 से लेकर 1971 तक आरपीआई में काम किया। कांशीराम साहब ने बहुत कोशिश की कि इनके बीच में गठबंधन ठीक रहे, लोग इकट्ठे रहें। बहुत कोशिश करने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। और 1971 में एक बहुत बड़ी घटना हुई कि 1971 में गाडगे धर्मशाला पूना में एक समझौता हुआ कांग्रेस के साथ और आरपीआई के साथ। और समझौते में क्या हुआ, उस समय टोटल 521 सीटें थी लोकसभा में।
जी। तो 521 में से 520 पर कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट पर आरपीआई। जी। तब बाबा साहब कांसीराम साहब उस मीटिंग में मौजूद थे। उसके बाद कांसीराम साहब को बहुत बड़ा धक्का लगा कि जो बाबा साहब के मिशन की बात करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 520 में से सिर्फ 1 सीट लड़ेंगे और 520 कांग्रेस। उसी जी। समय कांसीराम साहब ने रिपब्लिकन पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि मैं अब दूसरा रास्ता तलाशूंगा, दूसरा रास्ता खोजूंगा। उसके बाद साहब कांसीराम ने 1971 के बाद 1973 में बामसेफ की परिकल्पना की। कुछ लोगों को इकट्ठा करके बामसेफ का संगठन बनाने की तैयारी की, लेकिन उन्होंने कहा कि बामसेफ तब बनाएंगे कि जब कम से कम 1 लाख मेंबर इसके, जिसमें डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस होंगे और देश के 50 प्रदेशों में इसकी जो है उपस्थिति होगी और 50% जिलों में इसकी उपस्थिति जब हम दर्ज करा लेंगे तो हम इसको बनाएंगे, और अगर नहीं करा पाए तो फिर हम नहीं बनाएंगे। लेकिन साहब कांसीराम ने 5 साल में इससे ज्यादा प्रगति की। उसके बाद 1978 को बामसेफ बनाई और उसके बाद डीएस4 और बहुजन समाज पार्टी बनाई। तो जो बहुजन समाज पार्टी, जो बाबा साहब चाहते थे, बाबा साहब का जो विजन था, बाबा साहब चाहते थे कि ये कांग्रेस का विकल्प बने, कांग्रेस के विकल्प में खड़ी हो आरपीआई। तो वो बाबा साहब के चाहने वाले, बाबा साहब के जो सिपह सालार थे, उन्होंने बाबा साहब की इस सपने को ध्वस्त कर दिया। लेकिन कांसीराम साहब ने इस बाबा साहब के सपने को समझा और बाबा साहब के सपने को देखते हुए कांसीराम साहब ने आगे काम किया। इसमें कुछ लाइनें महाराष्ट्र के एक गायक ने लिखी बाबा साहब की आरपीआई के हस्त पर कि बाबा के लखते जिगर, आधे इधर आधे उधर, घूम रहे हैं दर बदर, आधे इधर आधे उधर। तो आज आरपीआई की यही स्थिति है कि एक अठावले एक सिर्फ पूरे देश में समझौता कांग्रेस से करते हैं सिर्फ 1 सीट के लिए। अठावले अपनी सीट बचाने के लिए करते हैं, गवई अपनी सीट बचाने के लिए करते हैं, जितने गुट हैं सिर्फ अपनी 1 सीट बचाने के लिए ऑल इंडिया में समझौता कांग्रेस से करते हैं। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है। तो कांसीराम साहब को जब ये एहसास हुआ तो कांसीराम साहब ने उसी बाबा साहब की सोच पर, बाबा साहब का जो सपना था, बहुजन समाज पार्टी बनाई। और खास करके कांसीराम साहब ने बाबा साहब की एक बात को समझा कि आरपीआई आखिर खत्म क्यों हुई। तो कांसीराम साहब ने इसका अध्ययन किया और कांसीराम साहब ने यह निष्कर्ष निकाला कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, वो राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो सकता। कि बाबा साहब के जो मूवमेंट था उस पे आधार पर कांसीराम साहब ने ये सबक लिया, ये निष्कर्ष निकाला। इसके लिए उन्होंने 1971 से लेकर 1984 तक, 71 से लेकर 1984 तक, और ये समय जो था नॉन पॉलिटिकल रूट्स को मजबूत करने के लिए लगाया, जिसके लिए उन्होंने बामसेफ बनाई, डीएस4 बनाई। पूरे देश में नॉन पॉलिटिकल रूट्स जब मजबूत हो गई तब 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई। और आधार क्या लिया बाबा साहब कांसीराम साहब ने कि जो बाबा साहब की जो मूर्ति लगी है पार्लियामेंट में, और उसका इशारा है इस तरीके से, जो इशारा है इसका मतलब है कि बाबा का इशारा है पार्लियामेंट हमारा है। ये साहब कांसीराम ने नारा दिया कि बाबा का इशारा है पार्लियामेंट हमारा है, इसलिए हमें इस पार्लियामेंट पर कब्जा करना है। तो इस नारे को साहब कांसीराम लेकर के चले बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए, और बहुत हद तक इसको पूरा कर पाए। मात्र 95 में पार्टी सत्ता में आई, वैसे तो 93 में आ गई थी गठबंधन से, लेकिन 95 में सरकार बनी, 11 साल में सत्ता में आई और 12 साल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया 1996 में, और तब से लेके आज तक तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। और अगर कांग्रेस को खत्म करने का काम किया है तो जो बाबा साहब चाहते थे, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब के पग पग पर रोड़े अटकाए थे, उस कांग्रेस को अगर सत्ता विहीन किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ने किया है। तो सही माने में बाबा साहब का सपना अभी आधा पूरा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे खत्म हो रही है,
लेकिन कांग्रेस का विकल्प बहुजन समाज पार्टी जब बन जाएगी, केंद्र में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाएगी, तो मैं सोचता हूं कि साहब कांशीराम भी चले गए सपने को पूरा करते करते, लेकिन उसको बहन कुमारी मायावती पूरा कर रही हैं। और मेरा ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो इसको अवश्य पूरा करेंगी, बाबा साहब के सपने को। बहुत सुंदर जी तरीके से आपने बताया। लेकिन मान्यवर, आज बाबा साहब के इस मिशन मूवमेंट को एपीआई की पार्टी जो थी, वह मान्यवर काशीराम साहब ने उसका रूपांतरण करा कि एपीआई खत्म होती जा रही है। उसके आधार पर बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए मान्यवर साहब ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। लेकिन आज बाबा साहब के इस मिशन मूवमेंट को कितना लोग समझ सके, जो पार्लियामेंट की तरफ इशारा था, कहीं ना कहीं बाबा साहब चाहते थे कि बिना सत्ता के लोगों को वह ताकत नहीं मिल पाएगी। तो कितना लोग समझ पाए आज इस बात को? देखिए, लोग समझे हैं। अगर आप जी, कांशीराम साहब का मूवमेंट देखेंगे, तो जिस जी, तरीके से कांशीराम साहब ने पैदल चल के, दो पैरों का और दो पहियों पे चल के उन्होंने कमाल करके दिखाया कि उत्तर जी, प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में, और जहां सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद सबसे टॉप पर है, यहाँ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4 बार सरकार बना लेना माने रखता है, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बना लेना। तो जो कांशीराम साहब ने लोगों को समझाया बाबा साहब की बात को, कि बाबा का इशारा है, पार्लियामेंट हमारा है, तो जी, विधानसभा पर तो कब्जा हो गया। अब जी, सवाल यह है कि फिर सत्ता से बाहर क्यों हो गई बहुजन समाज पार्टी? तो इसके लिए मान्यवर बाबा साहब का वो पढ़नी पड़ेगी, एक किताब है क्रांति और प्रतिक्रांति, जी, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन। बाबा साहब ने ये किताब लिखी है, और ये शुरू से लिखी है कि जब जब सुधारवादी आंदोलन या मूवमेंट इस देश में हुए, उसको जी, रोकने के लिए काउंटर मूवमेंट चले। जब जी, ज्योतिबा फुले ने मूवमेंट चलाया, नारायण गुरु और पेरियार ने चलाया, तो उस समय ये आर्य समाज की स्थापना की गई, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, और बहुत सारे जी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई, इन जी, लोगों जी, को गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए, कि नहीं जी, जी जातिवाद नहीं है, आर्य समाज कहता है कि सब बराबर हैं, और जातिवाद नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, लोग गुमराह हुए। तो ये जो प्रतिक्रांति चल रही है, क्रांति की जी, प्रतिक्रांति, और आज बहुत तेजी से बढ़ गई है। आप देख रहे हैं कि अकेली एक बहुजन समाज पार्टी, पहले आरपीआई थी, आरपीआई के बाद बहुजन समाज पार्टी बनी, आज बहुजन के नाम पे मेरे ख्याल से हजारों नहीं तो सैकड़ों पार्टियां हैं। अगर जी, पूरे हम देश की बात करें, तो शायद हो सकता है हजार भी हों, हजार से ज्यादा हों। तो ये जी, जो संगठन खड़े किए जा रहे हैं, छोटे छोटे छुटवैये नेता पैदा किए जा रहे हैं, ये जो चमचे पैदा किए जा रहे हैं, जो गद्दार पैदा किए जा रहे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए किया जा रहे हैं। क्योंकि सच्चाई और हकीकत सब सत्तारूढ़ जन जानते हैं, बीजेपी जानती है, कांग्रेस जानती है कि अगर खतरा है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी से खतरा है, और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती से खतरा है। क्योंकि जी, जो इतिहास कांग्रेस ने रचा कि आरपीआई के सारे नेताओं को एक एक करके किसी को डरा के धमका के लालच में खत्म कर दिया, वो जी, सोचते थे कि बहुजन समाज पार्टी को भी खत्म कर देंगे, और बहुत जी, सारे नेताओं को बहुजन समाज पार्टी के तोड़ा। ओबीसी जी, के नेता गए, शेड्यूल कास्ट के बहुत सारे नेता गए, अभी जो पार्टी सत्ता में थी सब मजे ले रहे थे, मुस्लिम समाज के गए, ब्राह्मण समाज के गए। तो जी, ये सब पार्टी को कमजोर करने की नीति है कि जब सब चले जाएंगे तो मायावती जो है कमजोर हो जाएगी, मायावती झुक जाएगी, मायावती इनके सामने झुक जाएगी। लेकिन मेरा ऐसा अपना मानना है कि मायावती को बहुजन की शेरनी कहा जाता है, आयरन लेडी कहा जाता है। तो इन्होंने सारी ताकत लगा ली, कांग्रेस जी, ने सारी ताकत लगा ली, बीजेपी ने सारी ताकत लगा ली है कि किस तरीके से मायावती को झुकाया जाए, गिराया जाए, लेकिन जी, सफल नहीं हुए। इसलिए ये परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अब जो जी, अपराधों पे ये निकले हुए हैं, बीजेपी वाले जो ये अपराध कर रहे हैं, ये इनकी हताशा को दिखाता है कि ये जी, किस कदर हताश हैं, निराश हैं, कि जी, अगर 2022 में पुनः उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, तो इनका सारा खेल खराब हो जाएगा 2024 का, और सारा। इसलिए जी, ये बहुत घबराए हुए हैं सिर्फ एक नेता से, वो है जी, बहन कुमारी मायावती। जी, नहीं पाए। जी। जी मान लो। अ, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा वीरेंद्र जी, जो आपने हमें बताया कि एपीआई का गठन क्यों किया गया था और आज जो एपीआई का काम कर रही है, बाबा साहब के मिशन मूवमेंट का काम कर रही है, वो बसपा कर रही है, जो मान्यवर श्री काशीराम साहब ने बनाई थी।
और बहुजन समाज के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि बाबा साहब का जो इशारा था वह क्यों था। मैं धन्यवाद करूंगा आपका जो आपने इस विषय पे हमारे साथ चर्चा करी। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा, अगर आपने हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि सीधा आप तक हमारी वीडियो पहुँच सके। अगर आपके पास हमारा नोटिफ़िकेशन नहीं पहुँचता है वीडियोज़ का, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें जॉइन बटन पे भी क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप अपने नंबर छोड़ सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम आपसे वार्ता करें, तो हम भी आपसे ज़रूर जुड़ेंगे। आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पे किस तरीके के वीडियोज़ ज़्यादा दिखाई देने चाहिए, उस पे भी आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद वीरेंद्र जी, जो आपने इस अहम चर्चा पे हमारे साथ बात करी।